नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 13 अक्टूबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। डाउनलोड क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब के अतिरिक्त जो भी स्टफ आपको मिलता है वो इस एप्लीकेशन पर मिलता है। यहाँ बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन पेड कोर्सेज में एक सबसे इंपॉर्टेंट पेड कोर्स उपलब्ध है क्लोज टेस्ट इन पैराजंबल का। ये क्लोज टेस्ट इन पैराजंबल आपको न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आपने ये एक बार सोल्व कर लिए, 100 क्लोज टेस्ट मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के मिलेंगे। अगर आपने ये मेरे साथ सोल्व कर लिए तो मान के चलिए कि यहां कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अगर आप चाहते हैं कि वोकैबुलरी जो पिछले सेशंस की वोकैबुलरी है, जो जनवरी से लेकर जून तक की वोकैबुलरी है, या फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक की वोकैबुलरी है, तो ये सब उपलब्ध है आपको ई बुक फॉर्मेट में। वो भी आप ई बुक के सेक्शन में जाकर बाई कर सकते हैं। ये वाला जो कोर्स है वो कल से हम स्टार्ट करेंगे, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें से एक वीडियो जो आप देखते हैं शाम को 5 बजे, वही यहां पर अर्ली एक्सेस आपको मिलता है। आप दोपहर 12-1 बजे के करीब पहला वीडियो प्राप्त कर लेते हैं। वहां पीडीएफ भी उपलब्ध होता है और दूसरा वीडियो लेट नाइट 11-12 बजे के करीब मिलता है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है या बाई कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कॉमन एरर की, और एक ही यहां पर एक रूल जो होगा वो एक ही रूल पर आधारित ये तीनों एरर्स के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ही हैज हिडन हिमसेल्फ बिहाइंड दैट वॉल। याद रखिएगा, हाइड जो शब्द होता है, हाइड की ये हिडन जो है थर्ड फॉर्म है। हाइड होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म होती है हिड, और थर्ड फॉर्म होती है हिडन। हाइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। हाइड के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। इसी तरीके से क्वालिफाई शब्द है, उसके बाद में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। ठीक है, ओपन है, उसके बाद में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। क्लोज के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, है ना। तो इन तीनों में एक ही एरर है। यहां हाइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है, ये गलत है। दूसरे पार्ट में एरर है। दूसरे क्वेश्चन में क्वालिफाई के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स है, सेकंड पार्ट में एरर है। और यहां ओपन के बाद में देमसेल्व्स है, तो यहां थर्ड पार्ट में एरर है। तो इन तीनों वर्ब्स के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करें आज के एडिटोरियल की। इक्वल स्टेक्स नाम से आज का एडिटोरियल है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसे पहले पढ़कर फिर आप वीडियो देखते हैं तो कुछ ज्यादा आपको समझ में आता है, तो ये प्रोसीजर अपना सकते हैं। और एक बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पिछले सेशन को रिवाइज करके, पिछले सारे सेशंस को रिवाइज करके आप नए सेशन में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का मतलब है कि फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करके आप आए, पूरे सेशन को देखा करें। 4-5 मिनट 10 मिनट के लिए आप ये सेशन ना देखें। आप अगर चाहते हैं कि इंग्लिश सीखना है, आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखना है, तो आप बेस्ट एक सेशन देख रहे हैं। यहां पर निश्चित रूप से वो आपको सारी चीजें मिलती हैं जो चीजें आप सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जरूरी है। चाहे वो ट्रांसलेशन की बात हम करें, चाहे आप बात करते हैं ग्रामर की, या फिर वोकैबुलरी की, या फिर कॉम्प्रिहेंशन की, हर एक चीज आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। पूरा सेशन देखेंगे और हर एक चीज को नोट करते चलेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात, तो जो टाइटल आपको दिया है उसी में एक वर्ड है स्टेक। स्टेक का मतलब इंटरेस्ट होता है, क्लेम होता है, कह सकते हो। हिस्सेदारी को बोल सकते हैं स्टेक, हित को बोल सकते हैं स्टेक। इक्वल स्टेक्स का मतलब है बराबर हित, बराबर का इंटरेस्ट। अब ये हित कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है उसमें आपका हित जुड़ा है, इसका मतलब आपका उसमें स्टेक है। आपकी उसमें हिस्सेदारी है, इसका मतलब आपका उसमें स्टेक है। तो ये कह रखा है जो यूनियन कैबिनेट होती है उसके बारे में कि वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, रीजनल पार्टीज होती हैं, उनका बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है ना। जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए यूनियन कैबिनेट में। इसी को लेकर आर्टिकल है कि बीजेपी में हालांकि अलाइज तो काफी सारे हैं, डजन्स के करीब अलाइज हैं, 2 दर्जन के करीब अलाइज होंगे, लेकिन फिर भी यहां बीजेपी जो है वो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की बात नहीं सुनती है और उनके साथ डिस्कशन किए बगैर ही जो भी जो कह सकते हो डिसीजन होते हैं वो खुद अपने आप ले लेती है। उसी के बारे में आज का आपका आर्टिकल बताएगा। तो राजनीतिक एक लेख है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 25 ईयर्स, नियरली का मतलब यहां पे अप्रोक्सीमेटली है या अबाउट है, तो लगभग 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन नियरली 25 ईयर्स, 25 सालों में, ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट, सारे के सारे सदस्य जो हैं इसके केंद्रीय मंत्रिमंडल के, यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल,
वो सदस्य, अब ये मेंबर्स को देखकर आर है, जो नए बच्चे देख रहे हैं वो देखें कि जो रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट है वो सभी पार्ट क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, और जो ब्लू कलर में नजर आएगा उसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे वोकैबुलरी की, या हो सकता है ग्रामर का कोई रूल छिपा उसमें हो। तो ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट का मतलब हो गया सारे के सारे सदस्य जो हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के, वो कहां से हैं, एक सिंगल पार्टी से हैं। आर देख के लग रहा है ऑल मेंबर्स को, और वो पार्टी का नाम क्या है, द भारतीय जनता पार्टी। यहां द क्यों है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक की बात क्या कहा कि 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सारे सदस्य एक ही पार्टी से, और उस पार्टी का नाम बीजेपी है। द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान, ये एलजेपी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको अगर सुना हुआ है नाम हमने, तो एलजेपी के नेता रामविलास पासवान का जो निधन हुआ 3 weeks आफ्टर द शिरोमणि अकाली दल हरसिमरत कौर बादल रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट लेजिस्लेशन। 3 weeks आफ्टर, 3 सप्ताह के बाद, द शिरोमणि अकाली दल हरसिमरत कौर, शिरोमणि अकाली दल जिसको बोलते हैं एसएडी, इनकी जो एक नेत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से, इन प्रोटेस्ट, किस कारण से, इन्होंने विरोध जताया। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है, तो अगेंस्ट आएगा, याद रखेंगे, तो नोट करने योग्य बात है। प्रोटेस्ट के साथ में अगेंस्ट लगता है, आप किसके खिलाफ विरोध जाहिर कर रहे हो। लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधेयक, तो विरोध किसके खिलाफ, विधेयक के खिलाफ। विधेयक कौन सा, वो विधेयक जो कि उनकी पार्टी कौन सी, एसएडी, जो उनकी पार्टी देखती है, सीज देखती है, एज किस रूप में, एंटी फार्मर के, किसान विरोधी विधेयक है। हैज सडनली क्रिएटेड, अब ये हैज है इस डेथ को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, एसएडी की नेत्री है हरसिमरत कौर, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको लगता था कि, उनकी पार्टी को लगता था कि जो विधेयक यहां बीजेपी लेकर आ रही है वो किसान विरोधी है। दूसरा, उसके बाद में 3 सप्ताह के बाद यहां पे डेथ हो गई। रामविलास पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे, इससे यहां पे सडनली क्रिएटेड दिस सिचुएशन, इसने अचानक से इस सिचुएशन को क्रिएट कर दिया। सडनली यहां पे एडवर्ब है, अचानक से ऐसा कर दिया। बट लेकिन इट हैज बीन इन द मेकिंग फॉर अ व्हाइल। इन द मेकिंग का मतलब क्या है, इन द मेकिंग से मतलब है कि डेवलपमेंट की फेज में है, ऐसा धीरे धीरे विकास चल रहा था, ऐसा घटनाक्रम चल ही रहा था। फॉर अ व्हाइल का मतलब कुछ समय से, फॉर सम टाइम, ठीक है ना, तो कुछ समय से ऐसा चल रहा था। ये कह रहे हैं ना अचानक से स्थिति हो गई, अचानक से हो गई, लेकिन काफी समय से, मतलब कुछ समय से ऐसा चल ही रहा था कि धीरे धीरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भागीदारी कम हो रही थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरी तरीके से भगवा होने चला था, ये कहना चाहता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हो गया आपका पहली स्लाइड में। आगे बात करेंगे इन 2019 में द शिवसेना अरविंद सावंत, शिवसेना के एक व्यक्ति हैं अरविंद सावंत। अब ये शिवसेना भी राजनीतिक पार्टी द का प्रयोग है। तो 2019 में ये जो ईयर होता है ना, उससे पहले इन लगता है। अगर आप ईयर की बात ना करके बात करते थे डेट की, तो ऑन का प्रयोग हम करेंगे। तो शिवसेना के अरविंद सावंत जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, कहां से, कैबिनेट से। तो शिवसेना के अरविंद सावंत ने इस्तीफा दे दिया कैबिनेट से आफ्टर द पार्टी ब्रोक विद द बीजेपी, जब पार्टी ने बीजेपी के साथ में, अब ये द पार्टी किसके लिए है, शिवसेना के लिए। इसी कारण से चूंकि अब निश्चित हो गया पार्टी कौन सी, तो द का प्रयोग है। ब्रोक विद का मतलब है रिलेशन एंड करना, एंड रिलेशनशिप, ठीक है, एंड कनेक्शन, संबंध तोड़ लेना। तो जब पार्टी ने संबंध तोड़ लिए थे बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ द क्यों है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। तो यहां क्या कहना चाह रहा है कि 2019 में शिवसेना के अरविंद सावंत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी पार्टी ने बीजेपी से कनेक्शन या रिलेशन तोड़ लिया था। इन 2014 में फिर से देखेंगे तो ये ईयर का नेम है, इस कारण से इनका प्रयोग है। द बीजेपी वन मोर देन हाफ द सीट्स, बीजेपी ने जीती कितनी, ये वन बोलते हैं, वॉन नहीं पढ़ते इसको, विन वन वन। पहली जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ये होती है, सेकेंड फॉर्म लोगे तो वन, और थर्ड फॉर्म लोगे तो वन, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। तो बीजेपी ने मोर देन हाफ द सीट्स, आधी सीट से अधिक सीटें जीती 2014 में, ठीक है। मोर देन, मोर के साथ देन क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव है। हाफ द सीट, जितनी सीट्स थी उनमें से आधे से अधिक सीट्स बीजेपी के पाले में आ गई। इन द लोकसभा, कहां की बात है, लोकसभा की। लोकसभा से पहले द का प्रयोग करते हैं, राज्यसभा से पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट आप देखते हो तो उससे पहले आपको कोई आर्टिकल नजर नहीं आता। द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि अ सिंगल पार्टी वन अ मेजोरिटी, कि किसी सिंगल पार्टी को बहुमत मिला सिंस 1984, 1984 में बहुमत मिला था, या फिर अभी ऐसा हुआ है 1984 के बाद पहली बार कि कोई सिंगल पार्टी जो है मेजोरिटी में आई है। अन्यथा
गठबंधन की सरकारें देखने को मिली हैं। बात समझ में आ गई। इन 2019 में द पार्टी इंक्रीज्ड इट्स टैली। पार्टी कौन सी है? बीजेपी, है ना, समझ में आ रहा होगा, बीजेपी की बात हम कर रहे हैं अब। तो पार्टी ने अपनी टैली को इंक्रीज कर लिया। टैली का मतलब यहां पे जो सीट्स की संख्या है उसको बढ़ा लिया 2019 में। एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट के साथ में क्या लगता है? ऑन। तो जितने भी शब्द निर्भरता वाले होते हैं, निर्भर है ये बताना चाहते हो तो वहां पे ऑन लगेगा, ठीक है। तो कह रहा है और वो डिपेंडेंट नहीं है, वो निर्भर नहीं है किसी भी अन्य पार्टी पर, एनी अदर पार्टी, फॉर द गवर्नमेंट सर्वाइवल, सरकार चलाने के लिए। सर्वाइवल का मतलब है जीवन यापन करना होता है। अब पार्टी का जीवन यापन मतलब सरकार चलाना। दो यद्यपि इट हैज एटलीस्ट, कि इसके पास कम से कम है 2 डजन अलाइज इन द एनडीए। ये है गठबंधन का नाम, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 2 दर्जन क्या है? अलाइज हैं। अलाइज का मतलब मित्र पार्टियां हैं। तो 2 दर्जन पार्टियां तो हैं, लेकिन इसको जरूरत नहीं है इन पार्टीज की। बात समझ में आ रही है? यहां तक फिर समझिएगा। तो कह रहा है कि 2019 के अंदर जो पार्टी है उसने अपने टैली को बढ़ा लिया और वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं है किसी भी पार्टी पर, किसके लिए? गवर्नमेंट को चलाने के लिए। यद्यपि इसका जो गठबंधन है एनडीए, उसमें 2 दर्जन कम से कम यहां पे मित्र पार्टियां हैं। अलाइज का मतलब मित्र पार्टी, अलाई से बना है ALLY। और आपको पता है कि जिस भी वर्ड के एंड में, जिस भी नाउन के एंड में आप वाई देखते हैं और उससे पहले कॉन्सोनेंट देखते हैं, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई होने पर क्या करते हैं? वाई को हटाते हैं, IES लगाते हैं, तो उसी का परिणाम है। इसका प्लूरल इस प्रकार से बना है। अलायंस पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति, ठीक है, हैड कम टू बी डेराइडेड। डेराइड का मतलब होता है उपहास करना। ये काफी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप। मॉक कह सकते हो, स्कॉफ कह सकते हो, या फिर रिडिकल कह सकते हो। ये सारे इसके सिनोनिम्स के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है। जीयर भी कह सकते हो, JEER, नोट कर लेना भाई। मॉक हो सकता है, स्कॉफ हो सकता है, रिडिकल हो सकता है, जीयर हो सकता है। ये वोकैबुलरी जितनी आपकी साउंड होगी उतना बेहतर आपकी अंग्रेजी होती जाएगी, उतना ही विश्वास अपने आप जगता जाएगा। और वोकैबुलरी साउंड करने का एक और तरीका मैंने बताया भी था कल आपको, कि आप मुझे YouTube पर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 5 सेशन मंथ में स्पेशल सेशन होंगे जो उनको मिलेंगे जो मेंबर्स हैं चैनल पर। वहां पर 5 सेशन वोकैबुलरी के लाइव सेशंस होंगे, आप इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, आपको उसका PDF भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको जो कम्युनिटी पोस्ट है वो भी मिलती है वहां पर, स्पेशल वोकैबुलरी संबंधी कम्युनिटी पोस्ट भी मिलती रहेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह हैं जो आपको मिलेंगे। तो ये सब वहां पे कुछ सुविधाएं हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो क्या कहना चाहता है, अलायंस पॉलिटिक्स, जो गठबंधन की राजनीति है, हैड कम टू बी डेराइडेड। वो राजनीति आई, किस तरह से आई? केवल उसका उपहास हुआ, है ना, और कोई रूप नहीं। मतलब यहां पे आई थी जब गठबंधन के अंदर, उसका उपहास हुआ। किस रूप में उपहास हुआ? एज ए साइन, एक संकेत के रूप में। और फिर इंस्टेबिलिटी, संकेत किसका था? अस्थिरता का। जब गठबंधन की राजनीति ने जन्म लिया तो उस समय इसका मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि गठबंधन की सरकारें जब बनती थी टूटती बहुत जल्दी थी, पार्टियां अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करती थी। तो इस प्रकार से यह संकेत था किसका? इंस्टेबिलिटी का, अस्थिरता का। इन डिसीजन, एंड निर्णय का, कि निर्णय नहीं ले पाती थी मिलजुल कर। एंड पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब हो गया, और नीतिगत लकवा, लकवा मारने का मतलब है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, कोई पॉलिसी सरकार नहीं लेके आ पाती थी, क्योंकि वहां पर एक तरह से खींचतान चलती थी गठबंधन राजनीति के अंदर। इन द डोमिनेंट डिस्कोर्स, डोमिनेंट मतलब प्रभावी, डिस्कोर्स का मतलब रास्ता। डिस्कोर्स वैसे कॉन्वर्सेशन भी होता है, बातचीत भी होती है, लेकिन यहां पे रास्ता है। ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का। कब की बात है? 2014 से पहले। तो 2014 से पहले का दौर देखिए, गठबंधन की जो राजनीति थी वो मतलब इस रूप में आती थी कि अस्थिरता वहां देखने को मिलती, अनिर्णय की स्थिति वहां पे देखने को मिलती, और साथ ही यहां पे पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिलता। कोई भी नीति सही तरीके से वहां पे मतलब अमल में नहीं लाई जा सकती थी, है ना। इस भारतीय राजनीति में जो प्रभावी एक मार्ग है भारतीय राजनीति का, 2014 से पहले की घटनाक्रम बता रहा है लेखक। और 2014 के बाद में थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि मेजोरिटी में आ गई बीजेपी, कोई गठबंधन की राजनीति खत्म हो गई, है ना, और उसके बाद में क्षेत्र दलों की भूमिका जो है वो घटती चली गई। कन्वर्सली, इसका मतलब विपरीत रूप से। कन्वर्सली के सिनोनिम आप देखिए, कॉन्ट्रेरीली, इनवर्सली, या फिर ऑपोजिटली भी कह सकते हो। तो ये है एडवर्ब, क्योंकि LY एंडिंग है, और शुरुआत कर सकता है एडवर्ब, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जो कि शुरुआत कर सकता है, किसी सेंटेंस से पहले आ सकता है, वो अधिकार केवल एडवर्ब का है, क्योंकि सेंटेंस को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। तो इसके बिल्कुल विपरीत, द इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब उभर कर आना, ऑफ ए सिंगल पार्टीज डोमिनेंस।
तो जो इमरजेंस हुआ, जो उभर कर आई एक सिंगल पार्टी का प्रभुत्व जो इमर्ज हुआ, डोमिनेंस का मतलब प्रभुत्व है, वॉज वेलकम्ड। तो ये इमरजेंस जो हुआ है उसका स्वागत किया गया। भाई ये पैसिव वॉइस है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसका स्वागत किया गया एज ए न्यू एरा, एक नए युग के रूप में। एरा का मतलब युग होता है, ऑफ स्टेबिलिटी, और युग किसका था? स्थिरता का। एंड डिसाइसिवनेस का मतलब निर्णायक, मतलब हो गई थी स्थितियां, अब निर्णय लिए जा सकते थे, सिंगल हैंडेडली आप निर्णय ले सकते थे, किसी से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं थी, किसी पर निर्भरता यहां पे नहीं थी, खत्म हो गई थी निर्भरता। तो इसके बिल्कुल विपरीत, जब एक सिंगल पार्टी का प्रभुत्व यहां पे इमर्ज हुआ तो उसका स्वागत किया गया एक नए युग के रूप में, और वो युग था जहां पे स्थिरता थी, जबकि पहले 2014 से पहले क्या था? अस्थिरता थी, इनस्टेबिलिटी थी। वहां इनडिसीजन था, यहां डिसाइसिवनेस था, निर्णायक स्थिति में पहुंचने की क्षमता आ गई थी। द बीजेपी चोज टू बी मोर ट्रायम्फलिस्ट। ट्रायम्फलिस्ट का मतलब होता है विजयवादी। तो बीजेपी ने क्या चुना? चोज जो है वो चूज की सेकंड फॉर्म है, तो बीजेपी ने चुना टू बी, होना, मोर, अधिक, ट्रायम्फलिस्ट, विजयवादी। मोर के साथ देन डिग्री कंपैरेटिव है। ग्रेशियस का मतलब विनम्र, देख सकते हैं पोलाइट, सिविल, वेल मैनर्ड। ठीक है, तो कह रहा है कि बीजेपी ने क्या चुना कि वो विजयवादी अधिक रहेगी देन ग्रेशियस। किसकी तुलना में? ग्रेशियस होने की तुलना में, विनम्र होने की तुलना में, इन इट्स विक्ट्री, अपनी जीत में। बात समझ में आ रही है? तो बीजेपी ने यहां चुनाव किया कि वो विनम्रता उसने नहीं चुनी, मतलब यहां पे चुना कि विजयवादी रवैया अपनाया, विजयवादी रुख अपनाया इसने अपनी विक्ट्री में। डिसीजंस ऑफ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। फार रीचिंग का मतलब होता है वाइड रेंजिंग, व्यापक, जिसका असर काफी ज्यादा हो उसे कहते हैं फार रीचिंग, वाइड रेंजिंग। ठीक है, तो कह रहा डिसीजंस, जो निर्णय है किसके? फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस होता परिणाम, ऐसे परिणामों के डिसीजन जो कि काफी व्यापक परिणाम जिसके निकल सकते हैं, वो डिसीजन। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है सच एज लगा के। सच एज एक ऐसा टूल है आपके पास जो आप एग्जाम्पल देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जैसे जम्मू कश्मीर के स्टेटस में परिवर्तन, एंड एलिजिबिलिटी ऑफ सिटीजनशिप, और नागरिकता के जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी योग्यता किसकी? नागरिकता की। वर मेड, ये डिसीजंस के लिए आ रहा है, वर मेड, ये डिसीजंस लिए गए, बनाए गए विद नो इनपुट्स फ्रॉम रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप। जो क्षेत्रीय राजनीतिक समूह थे उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया गया, उनकी कोई राय इनपुट के रूप में नहीं ली गई, इंक्लूडिंग इट्स ओन अलाइज, और इसमें वो भी शामिल थे जो इसके खुद के घटक थे। मतलब एनडीए के खुद के जो 2 दर्जन कम से कम घटक बताए थे ना, उनकी बात भी इन्होंने नहीं सुनी, खुद से डिसीजन लिया, ये कहना चाहता है। तो कह रहा जिन मतलब डिसीजन, वो डिसीजन जिसके काफी ज्यादा मतलब व्यापक परिणाम निकल सकते थे, काफी दूरगामी परिणाम निकल सकते थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर के स्टेटस में बदलाव है, नागरिकता संबंधी जो एनआरसी की बात हम कर रहे हैं, है ना, वो जो बात है, ये डिसीजंस लिए गए बगैर क्षेत्रीय पार्टियों के विचारों को लिए, उनके विचारों को आमंत्रित किए बगैर, और उन क्षेत्रीय पार्टियों में उन पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर कौन शामिल है? उनके खुद के अलाइज भी शामिल है, बीजेपी के खुद के घटक भी शामिल है। बात समझ में आ गई? यहां तक आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल एंड स्मॉलर पार्टीज। इन्वॉल्वमेंट का मतलब शामिल होने का प्रोसेस, तो किसका? क्षेत्रीय और छोटे जो पार्टियां हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, समावेशन है, विल ओनली मेक गवर्नेंस मोर रोबस्ट। अगर आप इनको शामिल करते हो, क्षेत्रीय पार्टियों की बात अगर मानते हो, क्षेत्रीय पार्टियों से डिस्कशन करते हो, उनको इंक्लूड करते हो, तो ये विल ओनली, वो निश्चित रूप से केवल क्या करेगी? शासन को, गवर्नेंस को अधिक स्ट्रॉन्ग बनाएगी। रोबस्ट का मतलब क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट से मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ठीक है, अगर आप रीजनल और स्मॉलर पार्टीज को इन्वॉल्व करते हो, क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों को शामिल करते हो, तो ये केवल शासन को आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एंड इंक्लूसिव, समावेशित बनाएगी। इंक्लूसिव का मतलब जिसमें समावेशित करने की क्षमता हो, है ना, मतलब ये पार्टी इंक्लूड हो जाएंगी एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर। बात समझ में? समावेशन पैदा होगा, अधिक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होगा अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात सुनते हो। द टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, टू कंसीडर रीजनल फोर्सेज। प्रवृत्ति किसकी? कंसीडर मतलब सोचना, विचारना। रीजनल फोर्सेस का मतलब क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं। शक्तियां कौन? क्षेत्रीय पार्टियां।
तो जो टेंडेंसी है कि क्षेत्रीय पार्टियों को आप मानते हैं किस रूप में, एज के रूप में, ए हिंड्रेंस, ए यहाँ पे नाउन दे रखा आर्टिकल, तो ये नाउन है, हिंड्रेंस का रुकावट, कि क्षेत्रीय पार्टियां रुकावट है। किसमें रुकावट है? तो देखो रुकावट जिस चीज में है उसके लिए टू अ नेशनल लेवल विजन, एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई अगर आपका दर्शन है, आप कुछ सोचना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात आप करते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियां वहां पे एक रुकावट के रूप में है। इज नॉट द बीजेपी क्रिएशन, तो लेखक कह रहा है ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रवृत्ति है, वो बीजेपी ने क्रिएट नहीं की है, बीजेपी की रचनाशीलता का परिणाम नहीं है, कि बीजेपी ने ये सब कुछ स्टार्ट नहीं किया। तो कह रहा है कि जो टेंडेंसी है ये कंसीडर करने की, ये मान लेने की कि राष्ट्रीय स्तर के विजन में क्षेत्रीय पार्टियां एक बाधा के रूप में है, ये जो इनका विजन है, ये जो मतलब एक टेंडेंसी है, ये बीजेपी का क्रिएशन नहीं है, बीजेपी ने ये क्रिएट नहीं किया है। दो यद्यपि इट एम्प्लीफाइड इट, एम्प्लीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपेंड करना, रेज करना, इंक्रीज करना, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। यद्यपि इसने बढ़ाया जरूर है, शुरुआत तो नहीं की इसने, मतलब क्रिएट तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने इसको बढ़ा दिया। आगे देखो, द इमरजेंस ऑफ रीजनल एंड कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स, जो इमरजेंस हुआ, इमरजेंस क्या होता है? इमर्ज होने का प्रोसेस, डे लगा रखा है, इसका मतलब ये आगे क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो ये जो उभर कर आना है किसका? क्षेत्रीय और कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी से संबंधित, सामुदायिक, पॉलिटिक्स, राजनीति, इसका जो इमरजेंस है, इस इमरजेंस को देखकर इज है, ये इमरजेंस इज इन पार्ट, इन पार्ट का मतलब आंशिक रूप से, पार्शियली, वो आंशिक रूप से अ रेस्पॉन्स टू, रेस्पॉन्स पे टू लगता है, द कांग्रेस फेलियर, वो कांग्रेस की असफलता का प्रत्युत्तर है ना। टू बी सफिशिएंटली सेंसिटिव, कि कांग्रेस जो है पर्याप्त रूप से संवेदनशील नहीं हो सकी। एन अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव का मतलब होता है अपनाने वाला, जैसा आप चाहते हो उसके अनुसार ढल जाने वाला, तो यहां पे अकोमोडेटिव नहीं हो सकी कांग्रेस। और वेरियस सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, वेरियस का मतलब विभिन्न, सोशल का मतलब सामाजिक, लिंग्विस्टिक का मतलब भाषाई, ग्रुप्स का मतलब समूह, तो जो भी भिन्न प्रकार के सामाजिक और भाषाई समूह हैं उनके प्रति कांग्रेस सेंसिटिव नहीं बन सकी, उनके दुख दर्द नहीं समझ सकी, और उनके प्रति उनका जो मानना था, उनके जो विचार थे, उनके जो सलाह थी, उसको अपना नहीं सके, उनके अनुरूप काम नहीं कर सकी। उसका परिणाम था कि रीजनल और कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। बात समझ में आई क्या भाई? इमरजेंस जो हुआ क्षेत्रीय और कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स का, वो इन पार्ट मतलब आंशिक रूप से एक रेस्पॉन्स, एक परिणाम है, एक प्रत्युत्तर है किसका? कांग्रेस की असफलता का। और असफलता किसमें मिली है? कि कांग्रेस पर्याप्त रूप से, सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से संवेदनशील नहीं हो सकी और अकोमोडेटिव नहीं हो सकी, मतलब जैसा कि दूसरा चाह रहा था वैसा नहीं ढल सकी कांग्रेस। किसके अनुसार? जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक और भाषाई ग्रुप्स हैं उनके अनुसार। इसका परिणाम हुआ कि रीजनल कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। आगे देखिए, एसएडी लीडर, शिरोमणि अकाली दल के लिए एसएडी है। इसके जो नेता हैं सुखबीर बादल, फ्लैग्ड का मतलब होता है मार्क करना, दे रखा है वैसे मैंने यहाँ पे, मार्क करना, चिन्हित करना, ठीक है। तो सुखबीर सिंह बादल जो है एसएडी के लीडर, उन्होंने चिन्हित किया है इस चीज को एज अ लेसन, एक सीख के रूप में। लेसन का मतलब सीख, किसके लिए? बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी के लिए एक सीख है। दैट डोमिनेशन, की डोमिनेशन जो है, प्रभुत्व जो है, कैन इजीली लीड टू, लीड के साथ टू ही लगता है, इसका मतलब रिजल्ट इन कह सकते हो, मतलब परिणाम निकलना कह सकते हो, एनजेंडर कह सकते हो, ठीक है, इसको आप एनजेंडर भी कह सकते हो, इसका आप बिगेट भी कह सकते हो, इसका कोज भी कह सकते हो, परिणाम निकलना, कारण बनना। तो एसएडी के नेता सुखबीर बादल ने इस चीज को चिन्हित किया है कि ये जो चीज है वो बीजेपी के लिए एक सीख के रूप में है कि जो डोमिनेशन है, प्रभुत्व है, वो आसानी से परिणित हो सकता है अ टोटल कोलैप्स, पूर्ण रूप से कोलैप्स में, पूरा पतन हो जाएगा ऐसा करोगे तो। ये सुखबीर बादल का कहना है। इन द केस ऑफ द बीजेपी के केस में इट्स पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, इसके संसदीय जो बहुमत है, ठीक है, बीजेपी के केस में इट्स आ रहा है बीजेपी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, पार्लियामेंट्री संसदीय ये एडजेक्टिव के रूप में, मेजोरिटी नाउन है, बहुमत को बोलते हैं। तो बीजेपी के केस में जो इसका संसदीय बहुमत है इटसेल्फ, वो अपने आप में ही इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ। वो बहुमत कहां से है? उत्तर भारत से, एंड द वेस्ट ऑफ इंडिया, और कहां से है? पश्चिमी भारत से। तो कहां प्रॉब्लम है? पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत में प्रॉब्लम है। एंड अमंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज, और विशेष कुछ कम्युनिटीज है वहां पर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट मतलब ये फोकस्ड है, यहां से निकल कर आया है इसको सपोर्ट। तो बीजेपी के केस में इसका संसदीय बहुमत जो है वो अपने आप में ही उत्तरी भारत और पश्चिम भारत में कॉन्सेंट्रेटेड है, और कुछ विशेष कम्युनिटीज हैं उनमें, उनके बीच से ये आया है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस, ये स्ट्रॉन्ग केस है, सब्जेक्ट इसकी वर्ब है ये, क्योंकि देयर का कमाल है, देयर स्टार्ट में आ गया तो इन्वर्जन है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस, एक बहुत ही मजबूत केस है फॉर द पार्टी के लिए,
टू बी मोर अकोमोडेटिव, कि पार्टी अधिक अकोमोडेटिव बने, पार्टी अधिक मतलब ढले आपके अनुसार, जो सामने वाला चाहता है उसके अनुसार। टुवर्ड्स रीजन्स, किसके अनुरूप ढले, जो क्षेत्र है उनके अनुसार एंड कम्युनिटीज, जो समुदाय हैं उनके अनुसार। दैट किसके लिए है, वो रीजन्स और कम्युनिटीज के लिए। वो क्षेत्र और वो कम्युनिटीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स पॉलिटिकल मैप, जो इसके पॉलिटिकल मैप का हिस्सा नहीं है। पॉलिटिकल मैप का मतलब कि राजनीतिक प्रभुत्व कहां कहां है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, और उस मैप में नजर आता है कि भगवा नहीं हुआ है अभी तक, साउथ भगवा नहीं हुआ है, ईस्ट। तो उस के जो रीजन्स हैं उसमें जो समुदाय हैं, कम्युनिटीज हैं, उनकी बातों के अनुसार ढले, अकोमोडेटिव बने। तो कह रहा है बहुत ही मजबूत एक केस बनता है बीजेपी के लिए, इस पार्टी के लिए, कि पार्टी अधिक अकोमोडेटिव बने रीजन्स और कम्युनिटीज के प्रति, वो रीजन्स और वो कम्युनिटीज जो कि इसके पॉलिटिकल मैप का हिस्सा नहीं है। आगे देखिए, द पार्टी हैज टेकन सम स्टेप्स, पार्टी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। सम के साथ तो प्लूरल नाउन आती है, हालांकि सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी लग सकता है। तो पार्टी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि सच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, उदाहरण देने के लिए, जैसे कि इंडक्टिंग होता है इंट्रोड्यूस करवाने का प्रोसेस। तो पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया निर्मला सीतारमन को। ये कौन है, एक तमिल है। एंड वी मुरलीधरन, ये कौन है, मलयाली है। ठीक है, तो ये प्रभुत्व बनाने का कोशिश है। ये दक्षिणी भारत में देखो आप, ये दक्षिण भारत में इनकी अप्रोच बढ़ सके, इसलिए निर्मला सीतारमन को इन्होंने लॉन्च कर दिया, इंट्रोड्यूस किया, जो तमिलनाडु से हैं और तमिल हैं, और वी मुरलीधरन जो कि केरला से मलयाली हैं, इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और कहां जगह दी इनको, मंत्री परिषद में। यूनियन काउंसिल का मतलब केंद्रीय जो परिषद है मंत्रियों की, मंत्री परिषद में दो, यद्यपि बीजेपी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन तमिलनाडु और केरला, यद्यपि बीजेपी निर्भर नहीं है तमिलनाडु या केरला पर फॉर इट्स पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, अपने संसदीय बहुमत के लिए। संसद में बहुमत है, तमिलनाडु और केरला से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी। ये कहना चाहता लेखक, स्टेबिलिटी इज नॉट ओनली एनहांस्ड, स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, इज ओनली एनहांस्ड, एनहांस्ड का मतलब बढ़ती है, और इज एनहांस्ड तो पैसिव वॉइस है, स्थिरता केवल तभी बढ़ती है व्हेन द स्टेक्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब जो इसकी हिस्सेदारी है, स्टेक्स हैं, वो बड़े स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन अ पॉलिटी, एक राजनीतिक अप्रोच में। पॉलिटी का मतलब राजनीति। तो राजनीति के अंदर जब हिस्सेदारी बढ़ती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट तो वर्ब हो गया, वाइडली एडवर्ब हो गया, और आर डिस्ट्रीब्यूटेड पैसिव वॉइस हो गया। अगर हिस्सेदारी पॉलिटी के अंदर काफी बड़े स्तर पर वितरित की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तभी जाके स्थिरता बढ़ती है, वरना स्थिरता नहीं बढ़ती। कहने का मतलब क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय फोर्सेस हैं, उनका इंक्लूजन ही आपको स्ट्रॉन्ग एक बेस देगा, ये कहना चाहता है। द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द डेथ ऑफ पासवान, तो जो रामविलास पासवान का देहांत हुआ है, और रेजिग्नेशन जो है मिस बादल का, और मिस बादल जो बादल नाम दे रखा था हरसिमरत को, और ऐसा कुछ दे रखा था, और इनका जो इस्तीफा है, इनसे जो सिचुएशन ओपन हुई है, सिचुएशन जो है वो क्या करती है, ओपन करती है एक अपॉर्चुनिटी, वो एक अवसर देती है, किसको, बीजेपी को। किसके लिए, री एग्जामिन की, पुनः परीक्षण करे इट्स अप्रोच की, जो भी बीजेपी का स्टाइल है, जो भी अप्रोच इसकी है, जो भी तरीका है काम करने का, रीजन्स को लेकर और सोशल ग्रुप्स को लेकर, सामाजिक समूह को लेकर, उनकी अप्रोच को फिर से समझे, जांचे, परखे। तो जो रामविलास पासवान का देहांत हुआ, मिस बादल ने इस्तीफा दिया, तो ये जो दोनों चीजें हुई हैं, इनसे यहां पे एक बार अवसर मिल जाता है बीजेपी को कि वो अपनी अप्रोच को री एग्जामिन करे, रीजन्स के प्रति और सोशल ग्रुप जो इसके अप्रोच है उसको री एग्जामिन करे, फिर से जांचे परखे। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट होता पर्याप्त, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व है, इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद में। तो मंत्री परिषद में जो एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वो जरूरी है, इज, ये इसको देखकर है, इज अ नेसेसरी कंडीशन, ये एक आवश्यक स्थिति है, एंड अ स्टार्टिंग पॉइंट, और ये शुरुआती बिंदु है, किस ओर, टुवर्ड्स अ मोर कंसल्टेटिव डिसीजन, एक अधिक सोच विचार कर, मतलब विचार साझा करके, कंसल्ट करके डिसीजन लेने की ओर। मेकिंग प्रोसेस, जो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो आप निर्णय खुद से ले लेते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वहां पे मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है, मंत्री परिषद है, वहां पे अलग अलग संगठन के, क्षेत्रीय पार्टियों के, अलग अलग क्षेत्र से लोग वहां पे हों, तो फिर क्या होगा, आपका डिसीजन जो होगा वो कहीं बेहतर होगा, आप डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो, और ये जो चीज होगी वो गारंटी कर सकती है, वो गारंटी दे सकती है। माइट आता रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, दूर की संभावना के लिए, माइट मॉडल है इसलिए देखो V0 भी है, बेस फॉर्म भी है, तो ये गारंटी दे सकता है मोर डिजायरेबल आउटकम्स की, अधिक वांछनीय परिणाम आपको मिल सकते हैं। डिजायरेबल वांछनीय है, ABLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होता है,
आउटकम्स परिणामों को बोलते हैं, नाउन है तो वो एडजेक्टिव है। तो अधिक आपको वांछनीय परिणाम, वांछनीय मतलब जो आप चाहते हो वैसे परिणाम आपको मिल सकते हैं अगर आप यहां मंत्री परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल। सीधी सीधी सलाह दे रखी है लेखक ने यहां पे कि क्या बीजेपी को करना चाहिए, बीजेपी की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। बात करेंगे रिवीजन की। फ्लैग का मतलब है मार्क, चिन्हित करना। एक नंबर को जोड़ेंगे सी से। ग्रेशियस का मतलब है पोलाइट, विनम्र को बोलते हैं, ए से जोड़ेंगे। कन्वर्सली का मतलब है इनवर्सली, विपरीत रूप से, डी से जोड़ेंगे। एम्पलीफाई का मतलब है बढ़ाना, इंक्रीज, बी से जोड़ेंगे। और डेराइड का मतलब उपहास करना है, ई से जोड़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए बात करते हैं अब ट्रांसलेशन की। एक जैसे सेंटेंसेस हैं, किस बारे में कोई चीज है, ये किस बारे में है, पुस्तक किस बारे में है, किस विषय पर है। तो व्हाट्स द बुक अबाउट, व्हाट्स मतलब व्हाट इज, व्हाट्स द बुक अबाउट। निबंध किस बारे में है, व्हाट्स द एसे अबाउट, जो भी किस बारे में है वो करना है आपको। उपन्यास किस बारे में है तो व्हाट्स द नॉवेल अबाउट। प्रेपोजिशन की बात करें तो एक ही प्रेपोजिशन लगेगा सब में। द प्राइस ऑफ दिस बुक, इस बुक की कीमत है वो जो बुक है मेरी वाली उसके बराबर है, इक्वल के साथ टू लगता है। योर एडवाइस इज एसेंशियल टू अस, एसेंशियल में टू लगता है कि तुम्हारी सलाह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। ही वॉज डेफ टू ऑल माई रिक्वेस्ट, कि वह मेरी बातों को सुनता ही नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट जो भी मेरी रिक्वेस्ट है उनके प्रति वो उसने अनसुनी कर दी। अनसुनी करने को डेफ टू बोलते हैं। डेफ का मतलब बहरा होता है, बहरे का मतलब ये कि सुना ही नहीं कुछ भी, मेरी रिक्वेस्ट की ओर ध्यान नहीं दिया। तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि आप अब मुझे